हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। पीएच के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, डिफरेंट कलर्स जो डिफरेंट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के ऊपर हमें शो करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। एकदम स्टार्टिंग 0 में जो रेड कलर से स्टार्ट होता है, डीप रेड से, और लास्ट 14 फिर वो धीरे धीरे स्लाइटली ऑरेंज होता है, पिंक होता है, ग्रीन सा होता जाता है, फिर वो बेस में लाइट ब्लू, ऐसे ब्लू पर्पल, और 14 तक जाकर डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड से ब्लू के बीच में पूरा यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा, पीएच वैल्यू देखा, 0 to 14 देखा। 0 क्या इंडिकेट करता है, 14 क्या इंडिकेट करता है, 7 न्यूट्रल है। कुछ 4-5 हमने पीएच भी देखे जो इम्पोर्टेंट थे। कुछ 2-3 मैंने आप लोगों को भी दिए थे जो आप लोगों को एक बार उनके बारे में सर्च करना था कि पीएच क्या होता है। ये बहुत जनरल पीएच थे जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग पीएच तक कर चुके हैं। पीएच क्या इंडिकेट करता है, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब किस पे डिपेंड होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी दैनिक दिनचर्या में पीएच का क्या महत्व है। देखिए, importance of pH in everyday life। सबसे पहली हेडिंग जो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हेडिंग बोलो क्वेश्चन बोलो, समझना है कॉन्सेप्ट है एक तरफ से कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्या पूछना चाह रहा है इसमें कि 0 to 14 जो पीएच का रेंज होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सारे पीएच पे एग्जिस्ट कर पाते हैं, इतने वाइड रेंज पे एग्जिस्ट कर पाते हैं, या एक सूटेबल रेंज होता है जहाँ वो ग्रो कर पाएंगे, जहाँ उनकी लिविंग कंडीशन पॉसिबल होगी। देखिए, हम अपनी बॉडी की बात करते हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ तो हमारे पीएच का रेंज होता है 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो है मेनली इस पीएच पे काम करती है। नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो हम ह्यूमन बॉडी वर्क करती है 7 से 7.8 के पीएच पे। 7 मतलब न्यूट्रल, 7.8 मतलब स्लाइटली बेसिक बहुत कम बेसिक। ठीक है, ओके। देखिए, अब देखो, अगर एसिड रेन हो जाती है, जैसे ह्यूमन बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी एक नैरो रेंज पे एग्जिस्ट कर रही है, बहुत कम रेंज के पीएच पे लिविंग कंडीशन एग्जिस्ट कर पा रही है। इसके इधर भी हुआ तो डिफिकल्टी होगी, इसके इधर भी हुआ तो डिफिकल्टी होगी। तो ये तो सारे प्लांट्स और एनिमल्स का अपना एक सूटेबल रेंज ऑफ पीएच होता है जहाँ वो ग्रो कर सकते हैं, जहाँ वो अपने लिविंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जहाँ वो अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कर सकते हैं। अब देखो, इसको कैसे पता चला कि जब एसिड रेन हुआ कि इसके इधर या इसके इधर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्टी होगी। एसिड रेन का पीएच होता है 5.6। जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन जाके नदियों में घुल जाती है। जो हमारी रिवर्स है, जो हमारी वाटर बॉडीज है, उनमें जाके वो पानी मिक्स हो जाता है, क्योंकि रेन का पानी धरती पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली सी में जाए या रिवर में जाए, या वो बह के रिवर में जाए, तो जब रिवर में मिक्स हो जाती है तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको जीने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि जो रिवर का नॉर्मल पीएच था उसको एसिड रेन वाला जो रेन हुई उसकी वजह से उसके पीएच में चेंज आ गया। अब जो वाटर का जो पीएच है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं एसिडिक हो गया। उनका जो ओरिजिनल पीएच था इस रिवर वाटर का, जो नॉर्मल वाटर का पीएच होता है, अब वो एसिडिक हो गया। एसिडिक होने की वजह से जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको जीने में भी बहुत डिफिकल्टी हो रही है। ये पूरा क्या शो करता है, जो पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पीएच चेंज होने से
जो लिविंग कंडीशन है वो मुश्किल बन जाती है। पीएच चेंज हुआ, लिविंग कंडीशन मुश्किल बन जाती है। इन एनिमल्स का एक नैरो रेंज होता है, इन एनिमल्स का एक नैरो रेंज होता है, एक सूटेबल पीएच होता है जिसमें ये लोग सरवाइव करते थे। लेकिन एसिड रेन ने उस पीएच को इम्बैलेंस करके एसिडिक पीएच की तरफ फॉरवर्ड किया। उसने उस पानी को स्लाइटली एसिडिक बना दिया, क्योंकि एसिड रेन का पीएच 5.6 होता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक था। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट जो बोला हुआ है उसमें बोला हुआ है कि प्लांट्स किस पीएच पे ग्रो करते हैं, कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस पीएच पे ग्रो करते हैं। देखिए, बहुत इसमें एक्टिविटी दिया गया कि बहुत सारे प्लांट्स के सॉइल का सैंपल लो जिसमें वो सूटेबली ग्रो कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी है एक टाइप की बेस की। मेनली जो प्लांट होता है वो 5.5 to 7 के बीच के पीएच पे लगभग प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। लगभग यही पीएच होता है। कहीं कहीं 5.5 to 6 दिया है, 6.5 दिया है, कहीं कहीं 6 to 7 दिया है। मतलब इसके आसपास अप्रोक्स, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन इसके अप्रोक्स। बहुत ज़्यादा रेंज में अगर आंसर जाएगा, कोई बोल दे 2 बोल दे या 10 बोल दे, वो चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन अप्रोक्स अगर लिख रहे हो तो ऑप्शन सही ही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में डिफरेंस होता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ओके, उसी में से हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो हमने खाना खाया, स्टार्च लिया, चपाती, प्रोटीन, फैट, जो घी लिया था वो फैट, प्रोटीन में दाल लिया, सब्जियां लिया, जो भी हमने खाना खाया वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म कि उसको हमारी बॉडी यूज कर सके। जैसे क्या हुआ, ग्लूकोज को तोड़ के उसका डाइजेशन स्टार्च को, जो चपाती खाई उसको तोड़ के ग्लूकोज की फॉर्म में लाया गया। हर सेल तक वो ग्लूकोज पहुंच गई, ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन हमने ब्रीथ किया, सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन आया और रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब ग्लूकोज जो सेल के पास था वो ऑक्सीजन से जाके मिला था, तो CO2 H2O प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। एनर्जी मतलब ATP मतलब जिसका यूज करके हम अपनी डेली एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो हमारा फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा था। तो सिंपलेस्ट में कर दिया ना, ग्लूकोज में कर दिया ना। अब ग्लूकोज वो सब्सटेंस है जिसको यूटिलाइज करके, स्टार्च को सीधा यूटिलाइज नहीं कर सकती मेरी बॉडी, ग्लूकोज वो सब्सटेंस है जिसको यूटिलाइज करके हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसी एनर्जी से हम अपना हर वक्त कर पाते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, कैसा भी कोई काम हो। ओके, ये पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट, आगे आने वाले चैप्टर्स में रेस्पिरेशन है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आएंगे, सारे आएंगे बल्कि। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब क्वेश्चन पे आते हैं, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, हमारा स्टमक है, स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसमें स्टमक क्या करता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक जूस, गैस्ट्रिक, स्टमक को
स्टमक की ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स मतलब जो सीक्रेशन का काम करती है, वो हार्मोन सीक्रेट करेगी या फिर एंजाइम सीक्रेट करेगी, लेकिन ग्लैंड सीक्रेशन का काम करती है। तो स्टमक के अंदर उसने गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट किया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ जिसमें एक कंपोनेंट होता है HCl, एक कंपोनेंट होता है HCl, और एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन हो गया, कैजीन हो गया, फैप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। ओके, देखिए हम पीएच की बात कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक नैरो पीएच पे ही काम करता है। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, एक सूटेबल रेंज था, एक बहुत नैरो रेंज था ना। ऐसे देखो, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे HCl का सीक्रेशन होता है, पेप्सिन का सीक्रेशन होता है जो प्रोटीन डाइजेशन करता है, रेनिन का सीक्रेशन होता है जो बच्चों में दूध का डाइजेशन करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर रेनिन होता है, बड़े होते रेनिन का सीक्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, 1.2। क्यों? क्योंकि HCl का प्रेजेंस है। ठीक है, HCl है, बहुत एसिडिक है, तो पीएच भी ऑब्वियसली बात है 0 के आसपास ही रहेगा। तो 0-1 की बहुत एसिडिक है। थोड़ा बहुत म्यूकस का सीक्रेशन होता है जो उसको थोड़ा बेसिक इफेक्ट देता है, तो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 1.2 है ओवरऑल पीएच गैस्ट्रिक जूस का। अब देखिए, और ये HCl हार्म भी नहीं करता हमें, बैलेंस बना रहता है, म्यूकस की वजह से बैलेंस बना रहता है, बेसिक इफेक्ट आता रहता है। लेकिन ये जब इनडाइजेशन हो जाता है, इनडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, प्रॉपरली नहीं हो पाता है, फंक्शन ठीक से नहीं करता है, या तो एग्जांपल में से बोल सकते हैं कि म्यूकस का सीक्रेशन घट गया हो। म्यूकस कहीं ना कहीं पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, न्यूट्रलाइज, नलीफाई, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जब इनडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है तो पीएच ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, पीएच बढ़ जाता है, तो क्या होता है, पेन या इरिटेशन कोज होना स्टार्ट हो जाता है, पेन और इरिटेशन कोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनडाइजेशन की कंडीशन में मान के चलो म्यूकस का सीक्रेशन घट गया, तो कोई चीज आपको बैलेंस कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है, बेसिक इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो वो नलीफाई नहीं कर पाएगी। तो मान के चलो HCl का सीक्रेशन बढ़ गया, एसिड का अगर आपके पेट में सीक्रेशन बढ़ गया तो पेन होना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो अल्सर की भी कंडीशन आ जाती है, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग फेज की बात करूँ कि इंडाइजेशन जस्ट हुआ ही है। ठीक है, तो एक टाइप से क्या बोल सकते हैं कि एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि एसिड का सीक्रेशन बढ़ गया। अब एसिडिटी हो गई, एसिड का सीक्रेशन बढ़ गया, अब उसको बैलेंस करना चाहेंगे हम, अब उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको बेस देंगे। अब हमने बेस के तौर पे क्या यूज़ किया, बेस के तौर पे क्या यूज़ किया, बेस यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, नलीफाई करना है, बैलेंस करना है। ये जो बढ़ा हुआ एसिड का अमाउंट है जिसने पीएच को बढ़ा दिया है, उसको फिर से उसी पीएच पे लाना है जिस पीएच पे हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सकती है, उसी नैरो पीएच पे लाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, बेस यूज किया जो न्यूट्रलाइज किएगा। और बेस कौन सा यूज करें, मान के चलो इनो ले लिया हमने, एसिडिटी होती है तो हम इनो यूज करते हैं ना, इनो ले लिया। इनो को क्या बोल सकते हो, मिल्क ऑफ, इसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है MgOH होल ट्वाइस। और कोई पूछे इसका पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच होता है 10, इसका पीएच होता है 10 सॉरी, इसका पीएच होता है 10। थोड़ा समझ में आया आप सब लोगों को, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा ना। आगे चलो, ठीक है, और ये फिर से क्या कर देगा, पीएच को मेंटेन कर देगा, बैलेंस कर देगा। ओके, नेक्स्ट, देखिए अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच हो गया। देखिए, पीएच चेंज एज अ कोज ऑफ टूथ डेके, कोज ऑफ टूथ डेके। ओके,
हमारे जो टीथ है, टीथ का डिके हो जाना, दांत खराब हो जाना, उसका कारण भी पीएच का चेंज ही है। पीएच का चेंज होने से ही टूथ डिके होता है। देखो समझते हैं कैसे। देखिए टीथ है, टीथ है, जो टीथ है हमारे, जो हमारे दांत होते हैं वो डिके होना शुरू करते हैं। डिके होना शुरू करते हैं कब? जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम चला जाता हो। बिलो 5.5 पीएच जब चला जाता है तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, डिके होना शुरू कर जाते हैं। इसका रीजन समझते हैं। देखिए टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको इनेमल कहते हैं। ENEMAL, ENAMEL, इनेमल। देखिए टीथ की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको इनेमल कहते हैं। ठीक है। और इनेमल जो होती है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी पेप्टाइड से मिलके बनी होती है। और ये जो मैंने वर्ड लिखा है ये क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। आपने सुना होगा हमारे दांत में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, बोलते भी हम लोग। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। इनेमल किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। इसका एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। देखिए ये जो इनेमल होती है ये हार्डेस्ट होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, इन बॉडी बहुत हार्ड होती है। ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, दांत 5.5 के पीएच से नीचे ही, जब नीचे इससे पीएच जाता है तभी खराब होना शुरू होते हैं। अब इसका रीज़न कि ये जो लाइन लिखी इसका मतलब क्या है? इसका रीज़न क्योंकि जो हमारी इनेमल जो होती है, दांत की आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे कहते हैं, वो किससे मिलके बनी होती है? पहली बात कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है हमारी इनेमल। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी में बहुत मजबूत होता है। ये पानी में डिजोल्व नहीं होती है। डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये पानी में डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, पानी में नहीं घुलती है, लेकिन ये कोरोड होना शुरू हो जाती है, कोरोड होना शुरू हो जाती है when pH become less than 5.5, जब pH 5.5 से बिलो चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया? इनेमल पानी में डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन ये कोरोड होना, डिक्की होना, खराब होना शुरू हो जाती है जब pH 5.5 से कम चला जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसका रीज़न होता क्या है कि जो हमने खाना खाया, हम खाना खाए, खाना खाने के बाद भी हमारे दांतों में थोड़ा सा फूड पार्टिकल्स फंसे हुए रह जाते हैं। ओके, फूड पार्टिकल्स हो गए, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, हमारे मुंह में फंसे हुए रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा तो नहीं पूरा क्लीन ही हो जाता होगा, कुछ ना कुछ तो आप भी देखते होंगे फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं खाना खाने के बाद। तो जो फूड पार्टिकल्स है, जो स्टार्च है, जो शुगर है, जो हमारे दांत में फंस गए, एग्जाम्पल मान चलो जो हमारे दांत में फंस गए, और वो मेनली दांत में, जो दांत के बीच में गैप होता है ना, दांत के बीच में गैप होता है ना, वहाँ फंसते हैं। मान के चलो यहाँ पे हल्का सा गैप है और यहाँ पार्टिकल एक दो फंस गए। बैक्टीरिया क्या करेगा? इस पार्टिकल पे जाके अटैक करेगा, इस पार्टिकल पे जाके अटैक करेगा। बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस पार्टिकल पे जाके अटैक करेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा, इसका डाइजेशन करेगा, इसका डाइजेशन करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? एसिड की। किसकी फॉर्मेशन कर देगा? एसिड की। बैक्टीरिया उस फंसे हुए पार्टिकल्स, मतलब वो जो बचा हुआ खाना मुंह में रह गया, वो शुगर था, वो स्टार्च था, सॉरी, उस पर बैक्टीरिया जाके अफेक्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। एसिड रिलीज करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एसिड होती है
ये जो एसिड होती है ये हमारे टीथ का जो पीएच है उसको घटा देती है। देखो एसिड बन रही है, एसिड बन रही है, ठीक है। तो पीएच एसिड बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। अगर ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे तो ज़्यादा वो डाइजेशन जब करेंगे तो एसिड का रिलीज ज़्यादा होगा, ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन होगा। ऐसे एसिड धीरे 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 बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब पीएच घटता जाएगा, वो धीरे धीरे घटता जाएगा और 5.5 से नीचे चला जाता है तो हमारा टीथ डिके होना शुरू कर जाता है। क्यों? क्योंकि इनेमल जो होती है वो उसका कोरोजन होना शुरू हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। इनेमल बहुत हार्ड है, पानी से फर्क भी नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ कब पड़ेगा? जब पीएच कम होगा, और पीएच कम हो ही रहा है ना, यहाँ से एसिड रिलीज हो ही रहा है ना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो पीएच कम हो रहा है। ओके, इसके लिए क्या करते हैं? खाना खाने के बाद मुंह धोते हैं, कुला करते हैं। ओके, इसके लिए नॉर्मली खाना खाने के बाद माउथ वॉश करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब टूथपेस्ट का यूज़ क्यों करेंगे? टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट बेसिक नेचर होता है, बेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड। जो ज़्यादा अमाउंट में एसिड का फॉर्मेशन हो गया था उसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल बनाता है, नलिफाई करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जितना माउथ में पीएच होना चाहिए उतना ही है। ये जो एक्स्ट्रा एसिड का फॉर्मेशन हो गया था इसको नलिफाई करता है और हमारे टीथ को खराब होने से, दांत खराब होने से, डिग्रेड होने से, करोड होने से बचाता है। दांत खराब ना हो, सड़े गले ना, उनमें कीड़े ना पड़े, इन सब से बचाता है। इसलिए डेली सुबह ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक है तो एसिड जो बना, ये जो एसिड जितना भी बैलेंस, संतुलन बिगड़ा है उसको बैलेंस कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। समझ में आया? ठीक से आया? ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया। बहुत ईजी है। क्या हुआ था? टीथ जो है उसका डेके होना शुरू होता है जब 5.5 से नीचे जाता है हमारा माउथ का पीएच। इसका रीज़न क्या है कि हमारा टीथ जो होता है उसकी आउटर कवरिंग होती है इनेमल से। देखो, कभी भी अगर किसी को भी आपको परास्त करना हो, कभी भी किसी को भी हराना हो, तो मेन हार तो अलग चीज़ होती है ना, वो तो बहुत बाद की चीज़ होती है। सबसे पहले आउटर बाउंड्री को क्रॉस करना होता है। जैसे किले की वो बड़ी सी दीवार हो गई या दरवाजा हो गया जो मूवीज़ में देखते हैं, तो ये भी वही आउटर कवरिंग है। आप एटलीस्ट पहली लेवल तो पार करोगे ना। अगर अंदर जाना है, टीथ के भी अंदर जाना है, टीथ को खराब करना है, बॉडी के अंदर जाना है, तो ये आउटर कवरिंग है और ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ये बहुत स्ट्रांग होती है, पानी में डिजोल्व नहीं होती, पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको अगर खराब करना है, इसको अगर आपको डिग्रेड करना है, तो इसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि इसको कोरोड करना पड़ेगा। इसको डिके सिर्फ तभी कर सकते हैं जब पीएच 5.5 से नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब एसिड अगर मुंह में बढ़ती जाएगी तो ये कोरोड होगा। अब ठीक है, वो एसिड कैसे बढ़ी? हमने खाना खाया, खाना खाते हुए हमारे फूड पार्टिकल्स कुछ मुंह में रह जाते हैं। बैक्टीरिया जो कि हमारे फूड पार्टिकल्स या जो बचा हुआ रिमेनिंग खाना था, जो शुगर थी, जो फूड पार्टिकल्स थे, उन पे जाके अटैक करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, उसका डिग्रेडेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। और यही एसिड से H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ओवरऑल क्या हुआ? एसिड बढ़ गई। एसिड बढ़ गई मतलब पीएच घट गया। H+ बढ़ता जाएगा, H+ जितना बढ़ेगा उतना ही पीएच घटता जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, एसिड में उल्टा होता है, जीरो वाला सबसे ज़्यादा पीएच का होता है, जीरो वाले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। भले ही वर्ड 0 या 1 हो, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हुआ? पीएच घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और फिर क्या हुआ? इससे बचने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए खाना खाने के बाद मुंह धोना चाहिए और डेली टूथपेस्ट करना चाहिए, टूथ ब्रश करना चाहिए। और वो टूथ ब्रश क्यों करना चाहिए उसका रीज़न आपको अगर पता होना चाहिए,
उसका रीज़न कोई पूछे तो जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है। वो ये जितना भी एसिड है, जो भी संतुलन बिगाड़ रहा है, जो भी बैलेंस क्रिएट कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे। जो भी एक्सेस ऑफ एसिड है, एसिडिक है, ठीक है, जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, वापस से उसी नैरो पीएच पे लाना है जिस पे हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। ओके, आगे चले, नेक्स्ट हेडिंग। सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल। सेल्फ डिफेंस sorry by plant and animal through chemical warfare, through chemical warfare। ओके, वारफेयर, वेलफेयर नहीं, वारफेयर, वेलफेयर तो होता है किसी का भला करना, वारफेयर। देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि क्या प्लांट और एनिमल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन्हीं केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। केमिकल मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, या तो एसिड बहुत वीक स्ट्रॉन्ग, डिपेंड कि किसका कितना कंसंट्रेशन है। क्या प्लांट एंड एनिमल्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए इन केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। केमिकल्स मतलब एसिड जो है, पीएच बहुत ज़्यादा है ना, बेस है उसका भी अगर हाई पीएच ले तो बेस भी हार्मफुल होता है। एसिड का हल्का सा एक ड्रॉप भी गिर जाता मान ली कितना हार्मफुल होता है ना। तो क्या इन केमिकल्स का यूज कर सकते हैं? तो ये केमिकल्स मतलब एसिड, और एसिड कहीं ना कहीं पीएच से रिलेट होगा, तो इसलिए हेडिंग इसमें इन्वॉल्व हुआ है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इनडाइजेशन होता है, ओके, तो HCl का सीक्रेशन बढ़ जाता है जब एसिडिटी होती है, तो पेन और इरिटेशन कोज करता है ना, पेन और इरिटेशन कोज करता है। मतलब हल्की सी एसिड भी अगर बढ़ती है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, वो हमें दर्द दे रही है, वो हमें इरिटेट कर रही है। तो ये भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे ही तरीके यूज करते हैं। देखिए कैसे, मान के चलो, जो मधुमक्खी है वो जब स्टिंग करती है, काटती है हमें, मधुमक्खी जब हमें काटती है तो एसिड रिलीज करती है जो हमें पेन या इरिटेशन कोज करता है, पेन या इरिटेशन कोज करता है। मधुमक्खी जब उसको लगता है कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो हमें स्टिंग करती है, काटती है। मधुमक्खी जब काटती है तो एक एसिड रिलीज कर देती है, वो एसिड हमें बहुत पेन कॉज करता है, बहुत दर्द होता है ना जब हमें मधुमक्खी काटती है। तो क्या हुआ, ओवरऑल क्या किया उसने, केमिकल का यूज किया। वॉरफेयर मतलब युद्ध टाइप, अपने बचाव के लिए जिसे बोल सकते हैं कि उसका जो मेथड है, उसका जो वॉर में जो मेथड है वो क्या है, केमिकल यूज किया। क्या केमिकल यूज किया? एसिड। और अपने बचाव में इस एसिड को यूज करने के बाद वो हमें बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाती है। जब मधुमक्खी काटती है तो बहुत दर्द होता है, ठीक है, एसिड हो गया। अब मधुमक्खी ने हमें काट लिया, हमें दर्द भी हो गया, सूजन भी आ जाता है, कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, इस एसिड को हम नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बेस अप्लाई करेंगे, वहाँ पे बेस अप्लाई करेंगे। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हम आगे पढ़ेंगे सॉल्ट्स में अच्छे से, अभी जस्ट थोड़ा सा आइडिया। अब आप ये वर्ड यूज भी नहीं करना चाहो तो मत करो, इसको आगे ही पढ़ेंगे। देखो एसिड है तो बेस अप्लाई करेंगे, एसिड बढ़ गया ना तो बेस अप्लाई करेंगे। जब मधुमक्खी काटती है तो मैक्सिमम बार जब घर में हम लोग इलाज करते हैं, होम रेमेडी यूज़ करते हैं, तो हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट उस जगह पे लगा लेते हैं, वो जो एरिया जहाँ पे स्टिंग किया है, जहाँ पे पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, वो इस एसिड को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है।
नेटल लीव होती है, एक प्लांट होता है, नेटल लीव्स जो होती है उस पे स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। स्टिंगिंग हेयर्स मतलब चुभने वाले जो हेयर, कुछ ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि चुभता हो, ठीक है। वो क्या करता है, वो भी मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर में डाल देता है। अपने बचाव के लिए ये प्लांट क्या करता है, इस प्लांट की लीव्स में जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, चुभने वाले, अगर वो हमें चुभ जाता है तो हमारे शरीर में मिथेनोइक एसिड डाल देता है। वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है, वो भी हमें बहुत दर्द देती है। तो ये जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट हो गया, ये जो एनिमल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। एंट के अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है, चींटी काट लेती है ना, उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। ये सब पेन कोज कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। ओके, सब क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। देखिए ये जितनी भी एसिड है ना, किसी मधुमक्खी ने काट लिया, किसी वास्प ने, किसी ततैये ने काट लिया, ये जो प्लांट है इसने स्टिंग कर लिया, ये जितने भी एसिड है, किसी चींटी ने काट लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर होते हैं, जैसे HCl की एक ड्रॉप भी गिर गई, एसिड अटैक जब होते हैं HCl की एक ड्रॉप तक गिर जाती है तो पूरा जो स्किन है उसको अंदर तक बर्न कर देती है, जितने एरिया को अफेक्ट कर सकती है उस पूरे एरिया को बर्न कर देती है। लेकिन यहाँ में दर्द भले ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं। ठीक है, आगे चले, देखिए सॉरी, नेक्स्ट इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारे एनसीईआरटी में एक मोटू एक बॉक्स दिया होगा जो कि नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और थोड़ा बूस्ट या एज देने के लिए होता है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि नीटल लीव्स के बारे में लिखा हुआ है सॉरी देखिए नीटल लीव्स के बारे में लिखा हुआ है। उस बॉक्स की हेडिंग है कि जो नेचर होती है ना वो भी बैलेंस बना के रखती है पीएच का। जो हमारी प्रकृति होती है ना वो भी पीएच का बैलेंस बनाने में बैलेंस बना के रखती है, ऑलरेडी मेंटेन करके रखती है कि बैलेंस बना रहे। कैसे? देखिए नीटल जो होती है, जो अभी 2 मिनट पहले पढ़े, नीटल की जो लीव्स होती है ना, LEAVES लीव्स होती है ना, उसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं। नीटल क्या है? एक हर्ब है। नीटल क्या है? एक हर्ब है। नीटल का जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पत्तियों में। स्टिंगिंग मतलब चुभना। वो अगर चुभ जाए, अगर हम चल रहे हैं और एक्सीडेंटली अगर हम उनको टच कर जाते हैं और वो हमें चुभ जाते हैं तो क्या हुआ? मिथेनोइक एसिड सीक्रेट होगा। मिथेनोइक एसिड सीक्रेट होगा जो हमें दर्द करेगा, जो हमें दर्द देगा, हमें पेन देगा, इरिटेट करेगा। ठीक है, फिर क्या है, इसी नीटल, ये नीटल कहाँ पाई जाती है? वाइल्ड जो होता है ना, जंगल में मान के चलो पाई गई। ठीक है, फॉरेस्ट में, जंगल में, या ये एक वाइल्ड प्लांट है। देखिए इसी के आसपास इन्हीं झाड़ियों के आसपास, मतलब बहुत दूर नहीं, इसके करीब ही नेचर हमें डॉग प्लांट भी देती है, डॉग प्लांट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, डॉग प्लांट क्या होता है? ये बेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, बेसिक इन नेचर होता है। अगर देखिए हुआ क्या, पूरी कहानी कैसे है। हम लोग कहीं गए, किसी फॉरेस्ट में गए या नॉर्मल से किसी वाइल्ड एरिया में गए जहाँ निटल पाया जा रहा हो, जहाँ ये प्लांट पाया जा रहा हो। हम चल रहे थे, गलती से हमारा हाथ निटल के लीव्स पे लग गया, एक्सीडेंटली लग गया। ठीक है, इस लीव्स के अंदर स्टिंगिंग हेयर्स थे, चुभने वाले हेयर्स थे, लगा हमें, उसका हेयर चुभ गया, उसका लीव चुभ गया। जैसे ही चुभा उसने मिथेनोइक एसिड सीक्रेट कर दी अपने सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, ठीक है, अभी हमें बहुत दर्द हो रहा है, आसपास हमारे पास टूथपेस्ट नहीं है, ये सब ह्यूमन मेड है, टूथपेस्ट हो गया, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। अब नेचर ने भी इसका इलाज, नेचर ने भी रेमेडी प्रोवाइड किया है। इसी नीटल लीव्स के आसपास डॉग प्लांट ग्रो करता है, डॉग प्लांट ग्रो करता है। इस प्लांट की आप लीफ तोड़ोगे, उसको ऐसे ऐसे जहाँ चुभा है वहाँ पे रब करोगे। जब रब करोगे तो वो, ये जो प्लांट होता है बेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, बेसिक इन नेचर होता है।
ये क्या करेगा, जो एसिड, जो मिथेनोइक एसिड सीक्रेट हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि नेचर भी पीएच का बैलेंस मेंटेन करके रखती है नेचुरल वेज से। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेचर भी हमें क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन की ऑप्शंस देती है, बैलेंस को मेंटेन करती है। इसके बाद एनसीईआरटी में आप सब लोगों को एक टेबल दिया होगा जिसमें कुछ नेचुरली जो एसिड्स पाई जाती है, प्राकृतिक तौर पे एसिड पाई जाती है, नेचुरली एसिड्स पाई जाती है जो प्रकृति के तौर पे एसिड मिलती है। जैसे अभी मैंने बताया टूथपेस्ट नेचुरल नहीं है, हमने बनाया, लेकिन डॉग प्लांट नेचुरल है ना। इसी प्रकार से जो नेचुरल एसिड पाई जाती है उनकी एक टेबल दी हुई है। देखो फर्स्ट पॉइंट, ये आपको हल्का सा याद करना है। फर्स्ट पॉइंट विनेगर, सेकंड है ऑरेंज, थर्ड है टर्माइंड, फोर्थ है टमाटो, फिफ्थ है गैस्ट्रिक जूस, सिक्स्थ है एंट स्टिंग, सेवंथ है कर्ड, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, और लास्ट है नीटल स्टिंग, टेमेरिंड, इसका स्पेलिंग सही करो, टेमेरिंड। देखिए ये जो टेबल है आप सब लोगों को याद रखनी है। बहुत कॉमन एग्जांपल्स है जो थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए। नेचर में कौन कौन सी एसिड नेचुरली मिलती है। देखिए विनेगर में कौन सी एसिड है, एसिटिक एसिड मिलती है। ऑरेंज में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। टैमेरिंड में क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है। टमाटो में क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलता है, HCl मिलता है। एंट स्टिंग में क्या मिलता है, अभी पढ़े थे, चींटी काट लेती है तो मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करती है, मिथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, कर्ड में क्या मिलता है, दूध में क्या मिलता है, मतलब दही में क्या मिलता है आप लोगों को, लैक्टिक एसिड मिलता है। और नीटल स्टिंग में भी अभी पढ़े थे क्या मिलता है, मिथेनोइक एसिड मिलता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, या तो कोई पूछ ले एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, या नहीं पूछे तो आपको अपना आंसर का रिप्रेजेंटेशन और बेटर बनाना है तो कुछ अच्छा कंटेंट, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड करोगे तो आपको आपका आंसर और लोगों से थोड़ा यूनिक, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर पूछा ना जाए तो भी थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी बुक में कहाँ क्या दिया है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अपने आंसर में जितना अच्छा कंटेंट डालोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के साथ हम लेमन भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी सिट्रिक एसिड ही होता है। ये टेबल थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट
हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले थे और सोल्ट को थर्ड वाला एक लास्ट पार्ट को सोल्ट में कवर करने वाले थे पूरा, लेकिन ऑलरेडी चैप्टर लंबा था, कॉन्सेप्ट बहुत लंबे खींच गए, तो ये थर्ड वीडियो ऑलरेडी है, तो इसमें मैं सोल्ट को स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन जो मेनली जितने भी हम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जितना भी ये सब पढ़ेंगे, जितने भी ये सब कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे 4th में पढ़ेंगे। मतलब मैं स्टार्ट सोल्ट को यहीं पे कर रही हूँ, लेकिन इसका एंड 4th तक चला जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी में कवर करेंगे तो ठीक है। ओके, देखिए सोल्ट्स, सोल्ट, देखिए सोल्ट्स की जहाँ तक हम बात करें, सबसे पहले हमने सोल्ट्स को इस चैप्टर में कहाँ पढ़ा? सबसे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें एसिड और बेस को आपस में मिला के सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, प्लस H2O वाटर, वाटर मेटल्स के साथ रिएक्ट किया तब सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया तब सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तब सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ। जितनी भी रिएक्शन थी मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वहाँ पहली बार हमने सोल्ट वर्ड सुना था। देखिए सोल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे फॉर्मेशन, ये सब हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सोल्ट के बारे में एक और लाइन, ये एक्टिविटी है बल्कि आप लोगों की, सोल्ट के बारे में एक और लाइन जानने की कोशिश करते हैं। सोल्ट की भी बहुत सारी फैमिलीज होती है, सोल्ट की भी अपनी बहुत सारी फैमिलीज होती है। कौन सा सोल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है? देखिए जैसे एग्जांपल बात करें, सोडियम फैमिली हो गई, क्लोराइड फैमिली हो गई, ओके, क्लोराइड फैमिली हो गई, कैल्शियम सोल्ट्स हो गए, कैल्शियम के सोल्ट्स हो गए, लाइक थोड़ी देर पहले ही हम पढ़े थे टीथ में, इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट पढ़े थे ना। और देखिए सोडियम में देखो NaCl, Na3PO4, ओके, KCl हो गया, NaCl फिर से हो गया, CuCl2 हो गया, CaCl2 हो गया। देखिए सोडियम फैमिली मतलब सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसमें सोडियम मेटल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सोल्ट कैसे बना होगा ये वाला, एक बार सोचो, सोल्ट बनता ही कैसे? एसिड और बेस रिएक्ट हुआ तो सोल्ट बनता है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। इसमें क्या क्या रिएक्शन हुई होगी? एक एसिड आया होगा, HCl आया होगा, इधर से NaOH आया होगा, ओके, एक तरफ से HCl, एक एसिड रहा होगा, एक तरफ से एक बेस रहा होगा जिसका नाम है NaOH। दोनों आपस में रिएक्ट कर गए होंगे और फॉर्मेशन किया होगा किसका? सोल्ट का, प्लस वाटर निकल गया होगा, ओके। यहाँ पे एक सोडियम आया, यहाँ पे एक सोल्ट बना, यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? NaOH का फॉर्मेशन हुआ होगा, NaOH बेस यूज हुआ होगा और H3PO4 एसिड यूज हुआ होगा। इसका कैसे बना होगा देखो, देखते हैं। H3PO4 एक वीक एसिड है, काफ़ी वीक एसिड है, प्लस NaOH आपस में रिएक्ट किए होंगे, Na3PO4 बन गया होगा। थोड़ा आइडिया समझ में आया कैसे बना है? सोडियम फैमिली क्यों बोल रहे हैं? सोडियम मेटल है। क्लोराइड फैमिली क्यों बोल रहे हैं? क्लोरीन यूज हो रहा है। कैल्शियम फैमिली क्यों बोल रहे हैं? कैल्शियम की मेटल का यूज होके बन रहा है। यहाँ तो वाटर बन जाएगा, उसके अलावा क्या है? वो फैमिली हो गई। एक यहाँ पे क्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं कि क्लोरीन यूज हो रहा है। ये सेम एग्जांपल इसमें भी लिखी हो ना, क्लोरीन फैमिली क्लोरीन मेटल, सोडियम फैमिली सोडियम मेटल है, कैल्शियम फैमिली कैल्शियम है। सो बहुत सारी फैमिलीज हो सकती है, आप लोग इस पर सर्च कर सकते हो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अटेन कर सकते हो, करना चाहो इस पर आइडिया होना चाहिए। सोल्ट्स की बहुत सारी फैमिलीज होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हमारा मेन सोल्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहला हेडिंग हम लोगों का होगा पीएच ऑफ सॉल्ट्स, सोल्ट्स का पीएच।
pH ऑफ सॉल्ट्स। ओके, देखिए सॉल्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, ये हेडिंग रफ कर रही हूँ। देखिए pH ऑफ सॉल्ट्स। ओके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हो सकता है न्यूट्रल सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स। सेकंड हो सकता है एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स। और थर्ड हो सकता है बेसिक सॉल्ट्स। देखिए ओके, देखिए न्यूट्रल सॉल्ट्स की जब मैं बात करती हूँ तो मतलब समझ में आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं, इतनी बार न्यूट्रल, नलीफाई, इतने सब वर्ड्स यूज कर चुके हैं। न्यूट्रल मतलब वो एकदम न्यूट्रल है। जैसे हम लोग चार्ज की बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, H+ हाइड्रोजन आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब चार्ज थे प्लस माइनस। न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है, जीरो है, बैलेंस है, कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये जो सॉल्ट है ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, नॉर बेसिक इन नेचर। ओके, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। देखो क्या डिजाइन बना है, इतना ऊपर नीचे, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्या हुआ होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर गया होगा किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर गया होगा किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, NaOH रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन किया होगा उसने, NaCl। इज इट ओके, समझ आया आप लोगों को। न्यूट्रल सॉल्ट्स, इज जस्ट न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट एसिडिक सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखिए एसिडिक सॉल्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ये क्या होता है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मतलब जो सॉल्ट है वो ओवरऑल एसिडिक रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग तो एसिड यूज़ किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो एसिड यूज़ किया है, लेकिन वीक सा बेस यूज़ किया है, वीक बेस यूज़ किया है। ओके, और लास्ट बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। इसमें क्या हुआ होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग तो बेस यूज़ हुआ होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हुआ होगा, और एक वीक एसिड यूज़ हुआ होगा, वीक एसिड यूज़ हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, न्यूट्रल है, यहाँ पे ओवरऑल एसिड रह गया होगा। क्यों, एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस बहुत वीक डाला है, तो उसने उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की होगी, जितना उसमें पावर होगी, जितना ताकत होगी, लेकिन एसिड फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मान के चलो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक डाला है, इसने न्यूट्रल करने की कोशिश की होगी, लेकिन ओवरऑल कुछ तो आउटपुट निकला होगा ना कहीं एसिड रह गया होगा। सेम इसके अपोजिट बेसिक आ जाता है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया, एसिड कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक लिया है, तो ओवरऑल वो स्ट्रॉन्ग बेस रह गया, वो तो बेसिक सॉल्ट में आएगा। ओके, इज इट। देखिए बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट की, समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट एसिडिक और बेसिक। हम एग्जांपल्स पे थे, एग्जांपल्स की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो, HCl ले लिया, एक थोड़ा माइल्ड बेस लो, वीक बेस लो थोड़ा, MgOH होल ट्वाइस ले लिया होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा
MgCl2। एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ मैं आपको, MgCl2, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ NaCl। नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट्स की बात करते हैं। बेसिक इन नेचर है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा, कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस लो। आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, मान के चलो NaOH प्लस वीक एसिड ले रहे हो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, सोडियम फॉस्फेट का, Na3PO4 यहाँ पे लिखो किस बेसिक सॉल्ट में, Na3PO4। और एग्जांपल ले सकते हैं क्या, और ले सकते हैं, देखो इसमें भी और ले सकते हैं। कैसे लेंगे, HCl का यूज़ करो आप, HCl का यूज़ करो। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है। MgCl2 तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, रहने दो चलो। यहाँ पे MgCl2 आ सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका देखो सोडियम फॉस्फेट बेसिक का एग्जाम्पल हो सकता है। हुआ किस बेस पे, देखो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट्स में बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा। NaOH देखो 14 pH वैल्यू है, हाईएस्ट जिसको बोलते हैं लगभग। इसमें KOH भी लिख सकते हैं। KOH में देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KOH में क्या बन जाएगा, K3PO4 बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और ये जो वीक फॉस्फोरिक एसिड बहुत वीक है, तो ओवरऑल बेसिक सॉल्ट्स है, बेसिक नेचर रह जाता है इन सॉल्ट्स में। तो आपको थोड़ा सा pH ऑफ सॉल्ट समझ में आया होगा, हल्की सी हेडिंग है, आप लोगों को समझ में आएगी आई होप। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ का, आगे चलते हैं हम लोग। कुछ था ही नहीं न्यूट्रल में, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। एसिडिक में एक जो एसिड है, देखो एसिडिक मतलब लगभग लास्ट में एसिड नेचर रह गया है, मतलब एसिड बहुत स्ट्रांगली होगी और बेस वीक लिया होगा, ताकि बेस ने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की होगी, लेकिन एसिड कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी हो रही थी, उस पर उसका भार ज़्यादा पड़ रहा था, फिर भी उसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट रह गया, ठीक है। बेसिक में मैं बात करूं तो इसमें क्या रहा होगा, बेसिक मतलब बेसिक नेचर है, मतलब बेस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रहा होगा, एसिड वीक रहा होगा, इसने भी न्यूट्रलाइज किया, इसने भी बैलेंस किया, इसने भी नलीफाई किया, लेकिन ओवरऑल बेसिक कंटेंट उसमें रह ही गया। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। देखो कॉमन सॉल्ट या फिर मैं बोल सकती हूँ टेबल सॉल्ट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। HCl प्लस NaOH क्या बन गया, NaCl। वो ही NaCl हमारे लिए हमारे टेबल सॉल्ट है, जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं वैसे भी बहुत चीज़ रिपीट करती हूँ, बहुत लंबा लेक्चर खींच देती हूँ, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल ना। देखिए कॉमन सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए सी वाटर है हमारे पास, बहुत सारा समुद्र में पानी खा रहा है, क्यों? देखो रिवर का पानी हम पी सकते हैं, पीने लायक है, सुने होंगे आप लोग, लेकिन सी का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, नहीं पिया जा सकता, पीने योग्य नहीं होता। बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत, एक दो नहीं, बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। उन सभी सॉल्ट्स के में से बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनमें से जो भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं हम उनको वहाँ से निकालते हैं। मैं अभी NaCl की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मेन हमारा NaCl यूज़ होता है, हर खाने में टेबल सॉल्ट होता है, सब्जी में, रोटी में, हर जगह। तो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, उसमें से हमने अपना NaCl यूज़फुल है, हमने NaCl निकाल लिया। देखिए उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपना सॉल्ट, ठीक है। हुआ क्या,
कि बहुत सारे डिपॉजिट, सोल्ट्स के जो डिपॉजिट बड़े 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 आपने देखे होंगे, जब सींधा नमक बेचने वाले जो लोग आते हैं उनके पास क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर टाइप के। जो एक तो हमारे पास थैली आती है उसमें तो एकदम पाउडर्ड फॉर्म होता है, उस पत्थर टाइप के सोल्ट देंगे। देखिए सोल्ट्स के डिपॉजिट जो होते हैं ना, वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, लेकिन वो ओपन ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के। आपके घर में जो सोल्ट आता है, आपके घर में जो सोल्ट आता है वो अक्सर क्या, वो वाइट कलर का होता है जो आप लोग खाने में यूज़ करते हो, ठीक है। और जो मेन सोल्ट होता है, ओरिजिनल सोल्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं ब्राउन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, वही इम्प्योरिटीज़ इसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये क्या होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, और ये इनको रॉक सॉल्ट्स बोलते हैं, रॉक सॉल्ट्स। दे आर जनरली ब्राउन इन कलर ड्यू टू द impurities प्रेजेंट इन दैम। उनके अंदर फिर उनको शुद्ध किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है। इनकी भी माइनिंग होती है, रॉक सॉल्ट जो होता है उनको भी माइनिंग होती है। कैसे? जैसे कोल की माइनिंग होती है ना, ऐसे माइनिंग करके उनको रॉक सॉल्ट्स को निकाला, उसको प्योर किया, पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म प्योरिफिकेशन होकर आपके घर पे आ गया, ठीक है। सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, उसमें से हमें अपने सॉल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ओरिजिनली जो सॉल्ट है वो ब्राउन कलर का होता है, जो उसका ओरिजिनल कलर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और उसको भी माइन करके निकाला जाता है, जैसे किसी कोल की माइनिंग करते हैं, ओके। ये जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, जो डिपॉजिट है, बड़े बड़े क्रिस्टल। सिंधा नमक वाले के पास बड़े बड़े आपने देखे होंगे सॉल्ट होते हैं। सिंधा नमक लाइक जो व्रत में यूज़ करते हैं, जो गांव में बेचने वाले लोग आते हैं ना, पाउडर्ड फॉर्म भी आता है, लेकिन गांव में बेचने वाला तो उसमें गठली होता है, वो तो बहुत छोटे हैं। लेकिन रॉक सॉल्ट रॉक होती है, एक बड़ी बड़ी सॉल्ट्स की रॉक होती है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। आगे चले। आप सब लोगों को पता भी होगा, जो सोल्ट होता है, जो सोल्ट है ना, वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक सिंबल रह चुका है। जो नमक है ना, नमक सोल्ट है, वो हमारे जो आज़ादी का आंदोलन है, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी का आंदोलन, उसका एक सिंबल रह चुका है। सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, देख लेना एक बार। ठीक है, जो NaCl है, जो सोल्ट है, जो कॉमन सोल्ट जो खाने में यूज़ करते हैं, द सोल्ट, वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे ना, जो हमारे जो आज़ादी के जो लीडर्स थे, हीरोज थे, जो हमारा आज़ादी का आंदोलन छिड़ा था, अंग्रेजों से जो हम लोग आज़ाद हुए, उसका एक बहुत बड़ा सिंबल रहा है। कैसे? और इसके पीछे का स्टोरी क्या है, थोड़ा सा इसका आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए हुआ क्या, गांधी जी, इसमें मेनली जो पढ़ते हैं डांडी मार्च वाला पढ़ते हैं। गांधी जी डांडी मार्च मतलब कहाँ से कहाँ तक, अपने आश्रम से लेके डांडी तक का, यहाँ ये समुद्र के किनारे है, ठीक है, आश्रम से लेके डांडी तक का एक लंबे रास्ते पे चल के, मतलब होता है ना फुट वॉक, पैरों से चल के, और पीछे बहुत सारे फॉलोवर जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, जाके सोल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, सोल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। जो नमक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था ना, उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़े? पाबंदी थी कि इंडियंस, जैसे हम लोग कॉमन इंडियंस है, आम जनता है, वो सोल्ट नहीं बना सकती है, लेकिन गांधी जी और उनके अनुयायियों ने, गांधी जी और उनके फॉलोवर्स ने जाके सोल्ट लॉ को ब्रेक किया, सोल्ट बनाया, खुद से बनाया। अंग्रेजों ने हम पे सोल्ट लॉ लगा रखा था, ठीक है, और वो इस सोल्ट के ऊपर हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते थे। सामान्य जनता उस समय पहले ही इतने ज़्यादा आतंक से परेशान थी, इतने ज़्यादा क्रूरता जो हो रही थी, बर्बरता जो दिखाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा जो मतलब उनके साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट जो किया जा रहा था, खुद ही उनके पास बहुत कम पैसे बचते थे, इतने सारे टैक्स, एग्रीकल्चर का अलग टैक्स, सोल्ट का अलग टैक्स वगैरह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा सोल्ट टैक्स इम्पोज किया गया था। एक सामान्य जनता को सोल्ट हर चीज़ में चाहिए, वो खाना बनाना हो, सब्जी बनानी, रोटी बनानी हो, हर चीज़ में चाहिए, तो वो कैसे अफोर्ड करेगी इतने टैक्स को। तो इसीलिए, और सोल्ट जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है,
और वो टैक्स को कम नहीं कर रही थी और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और बहुत बेसिक नेसेसिटी है, तो क्रांति उठेगी ही उठेगी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि नमक जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आज़ादी के आंदोलन का भी सिंबल रहा है, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका भी सिंबल रहा है। ये तो बस एक स्टोरी था थोड़ा सा। तो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने जाके सोल्ट लॉ को ब्रेक किया, इसको दांडी मार्च कहते हैं, और ये अप्रैल 1930 के आसपास का टाइम रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो कॉमन जो सोल्ट है, जिस कॉमन सोल्ट की बात कर रहे हैं वो बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ओके, कॉमन सोल्ट से हम क्या क्या बनाते हैं? कॉमन सोल्ट से हम ब्लीचिंग पाउडर इसी से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन गया, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया, ओके। तो ये सब जितने भी केमिकल्स का हम फॉर्मेशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, उन सब का रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं कॉमन सोल्ट ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉमन सोल्ट रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होगा। तो ये सब जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़ा टाइम भी लेंगे इस क्लास में, क्लास लंबा चला जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों का खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स का नॉलेज और थोड़ा बूस्ट होगा और वो ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे और थोड़ा नॉलेज गेन होगा। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हम लोगों को। थैंक यू।